धर्म का मतलब जो इंग्लिश टर्म है रिलीजन, वो दूर तक भी नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ना परम आवश्यक है अगर आपको हिंदू लॉ समझना है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा। लेकिन क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तक ये पूजा पाठ और ये शंख और घंटियां जब नहीं बजेंगे तब मैं आऊंगा? इन सब ने लॉ को डिफाइन किया है अपने अपने हिसाब से। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इट्स नॉट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स। मनुस्मृति को सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये पूरे दुनिया की सबसे पहली लॉ बुक मानी जाती है। स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट डॉक्टर निलय मिश्रा सर का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? जी नमस्कार। आपका और टीम प्रोनिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद जब मुझे यहाँ आपने बुलाया बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं कि आज हम आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हम यहाँ पर गेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस शो की। जी बिल्कुल। पहला सवाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो कानून है, कानून की परिभाषा क्या है और उसका इंडियन हिस्ट्री में क्या कॉन्टेक्स्ट है? जी अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जब हम कानून के बारे में अगर बात करेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, तो ये हजारों साल पहले का इतिहास में हमको जाना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ काफ़ी सारे हैं, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज। इसको षट दर्शन भी बोलते हैं हम लोग। जी। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन दीज 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में सबसे पहला जो नाम आता है वो है न्याय। वो न्याय का सूत्र है। न्याय मीन्स जस्टिस। और जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था उनका नाम था कपिल मुनि, द एंशिएंट ऋषि, द सेज कपिल। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की मान्यताओं में न्याय का क्या स्थान रहा है। एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ एक नियम है, एक बंधन है एक समाज के लिए कि जिसमें वो परिभाषित करता है कि क्या सही है और क्या गलत। एक इंसान को आचरण, उसका नेचर, इंसान का, उसके कार्य क्या सही है और क्या गलत है, इसकी परिभाषा को डिफाइन करता है लॉ। अब ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत तब पड़ती है क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री का जो एवोल्यूशन है, एक इंडिविजुअल बीइंग से सोसाइटी तक आने में और सोसाइटी से एक राष्ट्र बनने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल से सोसाइटी, सोसाइटी से राष्ट्र बनेगा, लॉ परिभाषित होता जाएगा, लॉ अपग्रेड होता जाएगा। और लॉ ये बताता है, डूज एंड डोंट्स की परिभाषा है लॉ। गलत को सजा देना, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ना कि समाज में वो अवांछित है, नॉट वांटेड है। जी। तो लॉ कहीं ना कहीं ये परिभाषित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषाएं हैं इसकी। हमारे यहाँ इसकी परिभाषा में आपको जैसे बता चुका हूँ, न्याय दर्शन लिखा जा चुका है हजारों साल पहले। तो न्याय को हमने काफ़ी ऊपर रखा है। जी। जी आगे पूछें कुछ और। जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे कि वेदास और स्मृतिज जो हैं, उनमें लॉ का क्या रेलेवेंस रहा है या उनमें लॉ का क्या विकास रहा है? वेदों में तो लॉ के बारे में तो स्पेसिफिकली बात नहीं है। और पर चलिए, वेद की अगर बात हुई है तो 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ये नेचर को पर्सोनिफाई करते हैं एक भगवान के रूप में। ये बड़ा अद्भुत कॉन्सेप्ट है। और वेदों को कहा गया अपौरेष्य। अपौरेश का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इंसान द्वारा रचित नहीं है। ये ओपनली डिक्लेयर है ऋग्वेद में, और ये बहुत बड़ी परिभाषा है उनका। जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया, उन ऋषियों ने जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया है, उनका ये मानना है कि हमने नहीं लिखा, हमें किसी परम सत्ता ने आके कान में बताया, हमने सुना और हमने फिर उसको लिखा। जी। तो वेदों में तो लॉ के बारे में मैं कुछ खास बात मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हाँ, धर्मशास्त्र, सबसे पहले तो धर्मशास्त्र का डेफिनेशन लोग समझ लें। मुझे इस चीज़ से थोड़ी तकलीफ है कि लोग होता क्या है, भारतीय समाज में ये बड़ा कॉमन है कि जहाँ पे शब्द आ जाता है धर्म, लोग सोचते हैं कि ये पूजा पाठ संबंधित कुछ है। सबसे पहले धर्म की परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। जी। धर्म का मतलब, जो इंग्लिश टर्म है धर्म का, जो हम ट्रांसलेट करते हैं रिलीजन,
वो दूर 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 तक भी नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। धर्म का मतलब रिलीजन या कोई पूजा पाठ की पद्धति को नहीं कहा जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आज हमें ये मिली है। बहुत गंभीर बात है और ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी, स्पेशली मैं अपने युवा पीढ़ी को तो बिल्कुल कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कृपया करके धर्म और रिलीजन में फ़र्क करना सीखिए। रिलीजन के लिए हिंदी में शब्द आप पंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पंथ एक शब्द है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धर्म शब्द का इस्तेमाल आप रिलीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वरना अगर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊँगा, जी। संभवामि युगे युगे। युगे युगे। लेकिन क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तक ये पूजा पाठ और ये शंख और घंटियाँ जब नहीं बजेंगे तब मैं आऊँगा? जी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चलिए इन अ नटशेल मैं बहुत सिंपल शब्दों में जो सबको समझ में आ जाए मैं बताता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एक आचार्य की पदवी पर हूँ। क्या धर्म है मेरा मेरे स्टूडेंट्स के प्रति, और क्या धर्म है स्टूडेंट्स का मेरे प्रति, अपने गुरु के प्रति? मेरे माँ पिताजी हैं, क्या जी, धर्म है मेरा मेरे माँ पिताजी के प्रति? एंड वाइस वर्सा, क्या धर्म है माँ पिताजी का मेरे प्रति? आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, क्या धर्म है मेरा मेरी पत्नी के लिए? एंड वाइस वर्सा, क्या धर्म है पत्नी का मेरे लिए? मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, तो क्या धर्म है एक पिता का अपने बच्चों के लिए? और वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो क्या धर्म होगा उनका मेरे प्रति? और क्योंकि मैं एक राज्य, एक देश में, एक राष्ट्र में रहता हूँ, तो क्या धर्म है मेरा राष्ट्र के प्रति? धर्म की परिभाषा रिलीजन कतई दूर दूर तक कहीं से भी नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिए, तब जाके हम बात कर पाएंगे कि अब क्या होता है धर्मशास्त्र। जी, अब क्योंकि अब शास्त्र का डेफिनेशन अब आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब ये बात रिलीजन के बारे में बात नहीं हो रही है। धर्मशास्त्र का मतलब होता है द सेट ऑफ लॉ। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और भी कई स्मृतियाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं 4-5 नाम ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए ले रहा हूँ। इन सब ने लॉ को डिफाइन किया है अपने अपने हिसाब से। मनुस्मृति को सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये पूरे दुनिया की सबसे पहली लॉ बुक मानी जाती है, संस्कृत में लिखी हुई है। रफली जो इसका जो कैलकुलेशन है, जो टाइम फ्रेम हम इसके बारे में जानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, 300 BC, ओके, 300 ईसा पूर्व इसकी डेट मानी जाती है। यानी कि रफली कहूँ तो 2300-2400 साल पहले संस्कृत में महर्षि मनु ने इसका कंपाइलेशन किया था। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आजकल तो क्योंकि 2025 चल रहा है, हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं। कोर्ट में भी हिंदू लॉ चलता है, आज भी हिंदू जी, लॉ तो कोर्स करिकुलम का पार्ट है। चाहे कोई LLB करे, चाहे कोई BLLB कर रहा है, तो हिंदू लॉ इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम। हिंदू लॉ की मैक्सिमम चीज़ें जो ली गई हैं वो इन्हीं धर्मशास्त्रों से उठाई हैं। उसमें मनु का कंट्रीब्यूशन है, उसमें याज्ञवल्क्य का कंट्रीब्यूशन है, नारद का कंट्रीब्यूशन है, कई सारे ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं ऋषि बोलता हूँ तो इसका मतलब वो लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और वो गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाल, वो ऐसा मत समझिए। जी, जब हम ऋषि या साधु बोलते हैं तो साहब प्लीज़ मान के चलिए कि वो साइंटिस्ट हैं, दे आर रिसर्च स्कॉलर्स, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख पा रहे हैं। तो इन किताबों में एक लड़की का अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में क्या हक होता है, अगर कोई पिताजी हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो अपने विल के अपने वसीयत विल वो कैसे अपने बच्चों में बांट सकते हैं, इन सब का एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है इन धर्मशास्त्रों में। तो इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने के बाद हमको हिंदू लॉ का जिस्ट मालूम पड़ता है, और ये बहुत सुंदर है, और ये अपने ज़माने से बहुत आगे का था। आज जैसे प्लेंटिव फाइल होती है, तो बृहस्पति स्मृति में हजारों साल पहले वो बता चुके हैं कि प्लेंटिव कैसे फाइल होती है, और फिर उस प्लेंटिव का एक अपील का जवाब भी एक टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए, जो आज भी होता है। अगर मैं कुछ फाइल कर रहा हूँ,
कोई मतलब मैं कोर्ट में कुछ एफिडेविट या कोई भी मैं प्लीड कर रहा हूँ, तो उसका जवाब मुझे मिलता है ना कुछ ही दिनों के अंदर। मुझे जवाब आई एम मतलब आई एम लायबल टू गेट अ आंसर। ये सारी चीज़ें बृहस्पति बता चुके हैं अपनी किताब में। और फिर कैसे कितना जल्दी फैसला हो सकता है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बृहस्पति इसके बारे में ये बात करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ना परम आवश्यक है अगर आपको हिंदू लॉ समझना है तो, कि उन्होंने कितनी बारीकी से एक एक चीज़ का व्याख्यान किया है और कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को समझाया है, और वो बहुत सुंदर है। अनफॉर्चुनेटली लोग पढ़ते नहीं हैं, बट आज की डेट में तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, पीडीएफ फाइल्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैं अपील करूंगा सबसे, जितने भी लॉ के छात्र हैं, आप प्लीज़ इन धर्मशास्त्रों को ईमानदारी से पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हज़ारों साल पहले भारत ने जो किया है वो अंग्रेज़ आज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये बैंक, यानी कि ये धर्मशास्त्र में जो सारी चीज़ें अब जाके लोगों को पता चल रही हैं, वो हमारे इंडियन कल्चर में पहले से ही मौजूद थी। हज़ारों साल से, जी हज़ारों साल से चल रहा है वो, जी। और आज भी ऐसे ही चलता है। तो सर, मैं जैसे आपने अभी धर्मशास्त्र के बारे में बताया, तो मैं इसी से मिलता जुलता आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था लॉ को लेकर, या उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमारे गवर्नेंस में हेल्प करी, कानून में हमारे हेल्प करी। तो क्या उसमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट था? ये आपने मुझसे बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि चाणक्य के ऊपर तो शायद एक अलग से ही पॉडकास्ट करना पड़ सकता है। चाणक्य इतने विशाल हैं, चाणक्य का व्यक्तित्व इतना विशाल है, और अर्थशास्त्र जो किताब उन्होंने लिखी, अब ये भी एक कन्फ्यूजन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं इसको दूर कर देता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, जी, ऐसा ही कहा जाता है ना, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। लेकिन जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इट्स नॉट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स एट ऑल। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, दैट इज अ बुक ऑन पॉलिटी, दैट इज अ बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में अगर आज भी कहीं सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो अपने इंट्रोडक्शन में, इस सब्जेक्ट के इंट्रो में ये बात बोलते हैं कि यस, देयर वाज अ मैन कॉल्ड विष्णुगुप्त चाणक्य फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने इस सब्जेक्ट की शुरुआत करी। चाणक्य इज दैट मैन। अनफॉर्चुनेटली समय के दौरान ये किताब इन ओरिजिनलिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना वो किताब हमारे पास मौजूद है, थैंक्स टू कंटेम्प्रेरी ऑथर्स फ्रॉम ग्रीस। उसमें से एक आदमी था, क्योंकि वैसे ये कॉमन है, सब जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था, राजदूत था, जी, मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज ने किताब लिखी है इंडिका, और इसी इंडिका किताब के नाम पर बाद में हमारे देश का नाम इंडिया जी। पड़ा है। ये भी एक फैक्ट है जो बता दूं मैं आपको। उस इंडिका से ही इंडिया शब्द निकल कर आया, जो बाद में पूरी दुनिया ने हमको ये नाम दिया कि ये भारत। भारत उस टाइम किसी ने बोला नहीं, सबने इंडिया बोला। आज भी इंडिया इज़ वेरी कॉमन। तो जी, इंडिका से वो शब्द निकल के आता है कि हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा। उस इंडिका में मेगास्थनीज ने चाणक्य को बहुत कोट किया है, तो वहाँ से वो हम डिराइव करते हैं जो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये बात कम ही लोग जानते हैं, दैट बुक हैज़ 15 चैप्टर्स, in fact sorry 15 sections and 180 चैप्टर्स। 15 खंड हैं और 180 चैप्टर्स हैं। इट्स अ ह्यूज हैवी टेक्स्ट। चाणक्य ने इतनी बारीकी से उस ज़माने में जो एनालिसिस किया है, चाणक्य ने बताया कि स्टेट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेट, राष्ट्र किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। चाणक्य ने यह भी बताया कि राज्य को आप चलाएंगे कैसे, एक मंत्री परिषद कैसे बनेगा, सेना कैसे बनाई जाएगी। चाणक्य ने उस ज़माने में एम्बेसीज बनाई हैं। कैन यू इमेजिन एम्बेसीज। अगर कोई चाणक्य तो वहाँ रहते थे ना, द कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, पटना, आज का जो मॉडर्न बिहार है। नाउ अ फॉरेन ट्रैवलर इज कमिंग फ्रॉम रोम और ग्रीस टू इंडिया, और वो आ रहा है, एंटर कर रहा है पटना में, द कैपिटल।
तो एक एम्बेसी है प्रॉपर, वहाँ पे कुछ अधिकारी बैठे हैं जिनको आप बोल सकते हैं आजकल के आईएएस ऑफिसर्स, वो वहाँ बैठे हैं, वो उसका करेंगे रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल वीज़ा। जी। उस ज़माने में चाणक्य ने ये वाला सिस्टम भी दिया है दुनिया को, हमें नहीं, पूरे दुनिया पूरी को दुनिया को। सिस्टम दिया है कि जब कोई दूसरे देश से आपके देश में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, आपका, आप किस लिए आए हैं, आप कब तक यहाँ रुकेंगे, क्या पर्पज़ है आपका, जी। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चाणक्य ने इतने सारे काम किए हैं, इतने बारीक काम है चाणक्य के, एंड पूरी दुनिया आज भी उसको फॉलो करती है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। चाणक्य ने बना के दिया एक सिस्टम, मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, एग्जीक्यूटिव, ये सब चाणक्य की देन है। तो चाणक्य को अगर जानना है तो अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि एक मैं किताब मेंशन कर देता हूँ, एक पब्लिशर है पेंगुइन पब्लिशर, बहुत फेमस है, पूरे दुनिया में बहुत नाम है उसका, पेंगुइन पब्लिशर्स। उन्होंने काम किया है ऑन अर्थशास्त्र इन इंग्लिश। ओके। अर्थशास्त्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन पेंगुइन पब्लिशर्स के पास मौजूद है। इट्स अ थिक बुक, इट्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया, डर लग सकता है उसको देख के, लेकिन प्लीज़ 2-2 पन्ने भी रोज़ पढ़ेंगे तो आपको चाणक्य समझ में आ जाएगा। जी, इट विल बी इजी फॉर द यूथ टू यस, जस्ट ये रीड। चाणक्य को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चाणक्य ने एक सिस्टम बना के दिया जो हमने पूरी दुनिया फॉलो करती है आज भी। सरकार किसे कहते हैं? आखिर आज सरकार है क्या? आज गवर्नमेंट बोलते हैं ना, तो उस टाइम तो चलिए मोनार्की थी, लेकिन मोनार्की में भी राजा के कर्तव्य क्या होते हैं ये भी स्पेसिफिक मेंशन है। चाणक्य ने तो, जो आज की डेट में रॉ है, मोसाद है, जो आईबी है, इंटेलिजेंस है ना, चाणक्य उस जमाने में करके जा चुके हैं और ये उन्होंने बोला है कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये राज्य की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चाणक्य ने का जो विजन था वो इतना आगे का विजन था, तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक सिस्टम बना के दिया है कि हाउ टू ऑपरेट अ स्टेट, आप राज्य को चलाएंगे कैसे, चाणक्य ने वो सब कुछ बता के दिया हुआ है। तभी वहाँ भारत। तक है। अरे चाणक्य के बारे में तो मैं इनफैक्ट आई गेट इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट चाणक्य, यू नो। चाणक्य ने म्यूनिसिपल बोर्ड तक स्थापित किया है, क्या नहीं इमेजिन। सड़क साफ करने के लिए भी एक बोर्ड है, जो आज हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जी। आज भी कॉमन है ना म्यूनिसिपैलिटी, आज से नहीं कब से चल रही है वो। तो चाणक्य ने उस जमाने में क्या किया था कि यार रोड साफ करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ बोर्ड, मुझे मेरी राजधानी साफ चाहिए, सड़कों पे झाड़ू लगाओ, मुझे कचरा नहीं चाहिए सड़कों पे। अगर पानी जाम हो गया है तो पानी, बरसात में पानी जाम अक्सर हो ही जाता है, जी। तो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो और उसको देखने के लिए ऑफिसर बनाइए आप। चाणक्य ने वहाँ तक मेंशन किया है कि क्राइम जो हो रहा है, एंड इफ द क्राइम इज हैपेंड बाय अ विमेन, उसकी जेल अलग बनाइए आप, अ सेपरेट प्रिजन फॉर विमेन। Women। चाणक्य का वो ट्रीटमेंट है लॉ का उस जमाने में। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 2 कोर्ट्स के बारे में मेंशन किया है, एक कोर्ट था सिविल, एक था क्रिमिनल, जैसे जो आज भी होता है। जी। धर्मस्थिया एंड कंटकशोध। धर्मस्थिया वॉज अ सिविल कोर्ट एंड कंटकशोध वॉज अ क्रिमिनल कोर्ट। अब इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी कि व्हाट एग्जैक्टली दीज कोर्ट्स वर, क्योंकि थोड़ा मैटर थोड़ा कम है हमारे पास, तो एक्चुअली मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, एंड वेरी सून इन नेक्स्ट पॉडकास्ट आई विल टेल यू कि इन दोनों का प्रॉपर काम क्या होता था, इन लोगों ने जी। काम किया कैसे उस जमाने में। तो ये थे चाणक्य। जी। तभी नहीं भारत को ऐसा बोला जाता, भारत की हिस्ट्री बहुत रिच है, जो आज पूरे कई देशों में फॉलो की जा रही है। हमारे यहाँ से चाणक्य निकले और आज उनकी ही लिखी हुई अर्थशास्त्र के बेसिस पे लोगों के देश चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो सर मैं अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गुप्ता पीरियड को ना गोल्डन पीरियड बोला जाता है, ऐसा क्यों? ये अच्छा है। गुप्ता डायनेस्टी, हालांकि बीच में देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना कि अभी हम जो है चाणक्य के बारे में बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में टाइम लैप्सेस होते हैं। जी। तो गुप्तास और मौर्यास के बीच में काफ़ी 1000 साल का आसपास का फ़र्क तो है। ऐसा नहीं है कि भारत शांत बैठा था, भारत वॉज प्रोग्रेसिंग। हाँ, गुप्ता डायनेस्टी के आने पर हम ये कह सकते हैं कि यस, इंडियन सिविलाइजेशन वॉज एट इट्स पीक और एट इट्स जेनिथ। क्लासिकल एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी करते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि गोल्डन एज का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम बहुत प्रॉस्पर थे, बहुत
रईस थे, बहुत अमीर थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम उसे गोल्डन एज और क्लासिकल एज इस वजह से नहीं बोलते हैं कि वी वर प्रॉस्परस। द अमाउंट ऑफ लिटरेचर दिस टाइम हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर किताब ना लिखी गई हो इस गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। बी इट लॉ, बी इट फिजिक्स, बी इट बॉटनी, बी इट केमिस्ट्री, बी इट मेटलर्जी, एल्जेब्रा, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ऐसी कितनी किताबों का नाम मैं आपको बता सकता हूँ। इवन चलिए कुछ कॉमन किताबें जो सब जानते हैं बता देता हूँ, जो इनके टाइम पे लिखी गई, जो आज भी रेलिवेंट हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां बच्चे सुनते हैं ना, हमने भी बचपन में पढ़ी है, आज भी लोग जी। बताते हैं पंचतंत्र। और पंचतंत्र वॉज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी। पीरियड। एक किताब और है इसके बारे में, तो खैर अंग्रेज भी बहुत रिसर्च करते हैं। कामसूत्र, कामसूत्र बाय वात्स्यायन। अब लेकिन चक्कर क्या है, वात्स्यायन को हमने खाली एक किताब में बांध के रख दिया कि जी। कामसूत्र। वात्स्यायन की एक किताब और है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, न्याय भाष्य, अगेन न्याय। ओके। नाउ वात्स्यायन इज टॉकिंग अबाउट जस्टिस ऑल्सो। हितोपदेश इनके जमाने में लिखी गई। आर्यभट्ट की किताब, जीरो का इन्वेंशन, पाई जी। का इन्वेंशन, ये सब अलजेब्रा, ये सब इनके ज़माने में हो रहा है। ऐसी कोई किताब नहीं है जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे नहीं लिखी गई हो। इफ़ आई टॉक अबाउट ड्रामा, कालिदास, जी। मेघदूत, शकुंतला, ऋतु संहार, 5 6 7 8 कितनी किताबों का नाम लूँ मैं आपको। लेकिन हाँ, इस वजह से इस गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड है, इसलिए इसको गोल्डन एज और क्लासिकल एज कहा जाता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लिटरेचर दीज गाइज आर प्रोड्यूस्ड। और ये राजा भी प्रमोट करते थे, ऐसा नहीं है। राजा वॉज इक्वली इंटरेस्टेड कि ये काम हो, तो स्टेट का स्पॉन्सरशिप और स्टेट का सपोर्ट भी इन विद्वानों को मिला है कि आप प्लीज अपना काम करिए, आपका सारा खर्चा हम देखेंगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड। यानी राजा भी इंटरेस्टेड है। हाँ जी, जैसे आर्यभट्ट का मैंने सुना था, उनको राजा ने एक बिल्कुल अलग दे दिया था कि आप वहाँ जाके अपना रिसर्च बिल्कुल, कीजिए, अपना बिल्कुल, शोध बिल्कुल। कीजिए। तो मतलब जो गवर्नमेंट थी या उस टाइम पे ये बोल सकते हैं जो राजा महाराजा थे, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे इनको, इसलिए इसे कहीं ना कहीं तब भी इसे गोल्डन पीरियड बोला जाता है। कहना भी चाहिए। मैंने कहा ना कि ये एक्चुअली लाखों किताबें हैं, लाखों। तो मैं तो खाली 5 6 किताबों का नाम ले पा रहा हूँ, लेकिन ये लाखों किताबें हैं और हर सब्जेक्ट के ऊपर है। जी। ऑन एवरी सब्जेक्ट किताब मौजूद है। लोड्स ऑफ लिटरेचर हैव बीन प्रोड्यूस्ड। मेटलर्जी जैसी टॉपिक पे, बॉटनी जैसे टॉपिक पे, वनस्पति शास्त्र जैसे कहते हैं, उसके ऊपर किताबें हैं। इन लोगों ने क्या क्या क्लासीफाई नहीं किया। आर्यभट्ट ने तो अर्थ का सरकमफ्रेंस नाप दिया था, जी। जो आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से इट्स काइंड ऑफ इक्विवेलेंट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आर्यभट्ट ने कैसे नाप दिया, टेलीस्कोप तो था नहीं, एग्जैक्टली। कैसे नापा होगा अपने घर पे बैठ के। तुम चांद और धरती की दूरी है कितनी है, तुम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम भारत की देन है। इवन जो पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स फॉलो होती है, फ्रॉम 0 to 9, ये भारत की देन है। जी। मैथमेटिक्स यहीं से निकला है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये भारत की शुद्ध देन है दुनिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सबको बहुत इस पर गर्व भी होना चाहिए। हम जी। पढ़ नहीं रहे हैं वो अलग बात है, पर हमको जानना चाहिए। जी। तो सर, जैसे गुप्ता पीरियड था, इसके काफ़ी टाइम बाद इस्लामिक रूल भी आ गया था इंडिया में। तो उस टाइम पे लॉ की क्या कंडीशन थी कि उस इस्लामिक रूल की वजह से हमारे लॉ पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़े, या क्या ऐसे नई चीज़ें ऐड ऑन हुई जिससे हमारे इंडियन लॉ में कुछ फ़र्क पड़ा, या क्या चीज़ें ऐसी थी? देखिए, मैं फ्रैंकली बताऊं, इस्लाम की उत्पत्ति और जितनी तेजी से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, ये आज भी एक बहुत आश्चर्य का विषय है हम इतिहासकारों के लिए, कि इतने कम समय में पूरे दुनिया में इतना ये फैला कैसे। भारत में जो उसकी ऑफिशियल डेट है, जो भारत में जब पहली बार जब इस्लाम एंटर करता है, वो है 712 एडी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन मैं और दूर कर दूं आज, अभी क्योंकि मेरे मुंह से अभी निकला एडी। हम इतिहास में क्या करते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, और एडी, ये बात करते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट इज वेरी सिंपल, कि ईसा के जन्म से से पहले। बिफोर जीसस।
एडी में कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं आफ्टर डेथ, बट इट्स नॉट आफ्टर डेथ, इट्स अ लैटिन वर्ड, एनो डोमिनी। एनो एडी डोमिनी। मीन्स एनो डोमिनी, क्योंकि जीसस को मृत्यु नहीं माना जाता, हाँ जी। जीसस को मरा हुआ नहीं माना जाता। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द रेन ऑफ द लॉर्ड, इन द रेन ऑफ द लॉर्ड। तो अगर मैं एडी बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है इनके टाइम पे ये हो रहा है। एडी 712 एडी में भारत में पहला अटैक होता है ऑन सिंध। आज वो सिंध जो पाकिस्तान के पास चला गया आफ्टर पार्टीशन। मोहम्मद बिन कासिम करके एक लुटेरा ही, कैसे लुटेरा ही बोलूँगा वैसे तो, एक सिपा सलार भी है, आर्मी जनरल भी है, बट मैं लुटेरा बोलूँगा, इन्वेडर बोलूँगा। तो उसने सिंध पे अटैक किया, वो भारत में इस्लामिक पहला अटैक है। पर इसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि वो 712 एडी है तो इस्लाम एकदम से भारत में एंटर कर जाएगा। इस्लाम को 500 साल से ज़्यादा लगे हैं भारत को एंटर करने में। दुनिया में फैलना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उसके लिए भारत में एंटर करना था। अब ये भी कई बार लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि 712 एडी तो हमने पढ़ लिया कि पहला अटैक है, पहला ऑफिशियल अटैक, लेकिन उसके बाद फिर अगला जो अटैक होगा ना वो होगा इन 1000 सम एडी। तो बीच में आप मान के रफली स्पीकिंग तो ये 400-500 साल का गैप है। अब ये 500 साल का गैप जो है ना, हिस्ट्री से लोग गायब कर देते हैं। अब ये गलत बात है। जी। उन लोगों ने पूरी इन 500 साल तक लगातार कोशिश करी है भारत पर अटैक करने की, हमेशा किया, लगातार कर रहे हैं, बट दे वर रिपेल्ड। यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज मौजूद थी जो हर बार उस हमले को विफल कर देती थी। जी। तो 500 साल लगते हैं इस्लाम को भारत में ऑफिशियली एंटर करने में, दिल्ली तक पहुँचने में बहुत साल लग गए। खैर, जब इस्लाम भारत में आया तो ऑब्वियसली इस्लाम के जो किताबें हैं, इस्लाम की जो किताब सब जानते हैं कि वो दे फॉलो द होली कुरान, और कुछ उनकी हदीसें हैं जो लॉ बुक्स हैं, जी। इसमें उसमें कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। एंड बेसिकली इस्लाम के आने के बाद इंडिया बिकेम अ थियोसॉफिकल स्टेट, यानी कि अब ये देश जो है, ये राष्ट्र जो है, अब ये धर्म मतलब रिलीजन नहीं, अब यहाँ पर जो धर्म हो जाएगा ना, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ शुद्ध हो जाएगा थियोसॉफिकल, यानी कि अब ये पंथ और मजहब के हिसाब से यहाँ कंट्रोल होगा। जी। तो ऑब्वियसली भारत पे बहुत अत्याचार होंगे, भारत की परंपराओं को बहुत आघात पहुँचेगा, भारत की मान्यताओं को, परंपराओं को, यहाँ पे जो कस्टम्स जो हज़ारों साल से चले आ रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, सेल्फ एस्टीम को बहुत हार्म किया जाएगा, और ये लगभग ये 1000 साल तक चलेगा। 1000 ईयर्स का हिस्ट्री है। एंड मिडिवल हिस्ट्री हम इसको बोलते हैं, हिंदी में कहूँ तो मध्य युगीन भारत है। तो इस मध्य युगीन भारत में क्या हो रहा है, ये एक शुद्ध तलवार के ऊपर शासन है। हुएवर हैज़ द पावर ही विल रूल। तो एग्जैक्टली। ये मार काट का इतिहास है, ये ब्लड शेड का इतिहास है, और इसमें ऑब्वियसली बहुत हार्म पहुंचा है भारतीय संस्कृति को। लेकिन तब भी ये बची रही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गई। कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि जब कुरान और जब हदीसों की बातें मानी गई, जितने शासक हुए, राइट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल्स के आने तक, ये सारे शरिया और हदीस को ही फॉलो करेंगे, इस्लामिक लॉ को फॉलो करेंगे। उससे भारत को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी पहुंचा। इतिहास गवाह है इस बात का, लोग इसके बारे में जल्दी बात नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में ऑफ कोर्स वी विल डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक टू डिस्कस व्हाट जी। एग्जैक्टली हैपेंड। कई किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, इनफैक्ट फॉरेन ऑथर्स ने भी लिखी हैं इसके ऊपर, कि इस्लामिक इन्वेजन जो है भारत में, कि उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में कितने हुए, सिर्फ हमारे जी। ऊपर नहीं, पूरी दुनिया पे इस पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। हमारा जीडीपी जो इतना ज़्यादा था एक ज़माने में, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री थी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। बट मैं ये तब भी उसको इतना ख़राब नहीं मानता। मैं सबसे ख़राब मानता हूँ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया।
ये 18th सेंचुरी का 17th सेंचुरी का ये बात है, जब ये एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन भारत में होगा ना, यानी द वास्को डिगामा पोर्चुगीज़ जब घुसेंगे और फिर उसके बाद फिर आपके डेनमार्क के लोग भी आएंगे, फिर फ्रांस के लोग भी आएंगे, फिर लास्ट में फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगा, वहाँ से कहानी कुछ और ही शुरू हो जाएगी। हाँ, बट इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में अगर बात करूँ, मिडिवल इंडिया के बारे में बात करूँ, ये एक काफ़ी घिनौना और काफ़ी विचित्र जैसा इतिहास है, और भारत की मान्यताओं पे इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। तो सर जैसे मेडिवल इंडिया की जो लॉ की कंडीशन थी, तो उस टाइम पे जो लॉ के ऊपर स्टडीज़ की हुई थी, तो उसका अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में कुछ है रिलेशन की, मतलब जो अभी हमें इंस्पायर करे, या तब की लिखी हुई जो इनैक्टमेंट है वो आज की स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, धर्मशास्त्र को तो उठाकर ही हमने हिंदू लॉ बनाया। हम्म। जब अंग्रेज भारत में आए, ऑब्वियसली जब उन्होंने लॉ को कोडिफाई करना शुरू, क्योंकि लॉ वाज नॉट कोडिफाइड, लॉ कभी कोडिफाई था नहीं, जी। और लॉ को कोडिफाई करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अंग्रेज़ों को दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। तो जब ये हिंदू लॉ कोडिफाई कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इन्होंने इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर हिंदू लॉ कोडिफाई किया। ये आज भी उतना रेलिवेंट है भाई, ये जानना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश में उस लॉ को पढ़ के कृपया करके ये मत समझिए कि ये अंग्रेज़ों का लिखा हुआ है। जी। अंग्रेज़ों का सोर्स सारे वो धर्मशास्त्र थे, तब जाके वो हिंदू लॉ कंपाइल हुआ। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे याद आ गया, एक बहुत फेमस गवर्नर जनरल हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स नाम था उसका, बड़ा फेमस नाम है हिस्ट्री में, इट्स अ वेरी फेमस नेम, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे बड़ी पोस्ट पर है वो, कलकत्ता में बैठता है, कलकत्ता वाज द कैपिटल, कलकत्ता में बैठा है, और पूरा कंपनी का जो बोर्ड है उसका वो चीफ है। पर्सनली ही वॉज अ वेरी करप्ट पर्सन, कई एविडेंसेस हैं उसके बारे में, उसको बदनाम है वो, ही वॉज अ वेरी करप्ट पर्सन, लेकिन एक आदत उसके अंदर बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से यूरोपियंस के अंदर रही है ये आदत, वो नई भाषा और नया कल्चर सीखने को में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जी। उन्हें कुछ दिखता है ना कुछ अच्छा, तो वो सोचते हैं कि यार मैं इसको सीख लेता हूँ। तो व्हाट हैपेंड कि ही वेंट टू बनारस, काशी, हेस्टिंग जाता है, बनारस जाता है, और वहाँ जाके बोलता है मुझे संस्कृत सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न संस्कृत। तो एक काम करो, ये शहर में सर्वे करो और जो सबसे शानदार जो विद्वान हैं संस्कृत के उनको यहाँ लेकर आओ। तो 10-12 पंडित मिले जो विद्वान थे काशी के, संस्कृत में जो संस्कृत विद्वान थे। तो ऑब्वियसली वो आए, अब भले ही उनका मन करे चाहे ना करे, लेकिन बिकॉज ही वर वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बाय हुक बाय क्रुक और बाय फोर्स सिखाना था। दे वर कंपेल्ड कि आप मुझे संस्कृत सिखाओ। उसने संस्कृत सीखी, लगन देखो आप, एक लंदन से आया हुआ एक आदमी भारत में बैठा है, चोर है, इन्वेडर है, लूट रहा है, करप्ट है, लेकिन उसने बोला मैं संस्कृत सीखूंगा। उसने संस्कृत सीखी, और उसने संस्कृत पढ़ने के बाद उसने बोला अब मैं पढ़ना चाहता हूँ मनुस्मृति इन ओरिजिनल, संस्कृत में। उसने संस्कृत में उठाई मनुस्मृति, वही अगेन धर्मशास्त्र जिसके बारे में हमने वही बात करी थी। मनुस्मृति को उसने संस्कृत में पढ़ा, और वो उससे इतना इंस्पायर हुआ, उसने बोला कि भाई ये अद्भुत किताब है, मज़ा आ गया इसे पढ़ के, इसका तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये उसके मन में विचार आया, और उसने उसको पूरा किया। उसने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया इन हिज ओन लैंग्वेज, एंड उस किताब का नाम है द कोड ऑफ जेंटू लॉ। जेंटू मीन्स हिंदू, यस, GENTOO, ये स्पेलिंग है उसका। तो बाजार में अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, गूगल करिए, सर्च करिए द कोड ऑफ जेंटू लॉ बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। इट्स अ फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति बाय अ इंग्लिशमैन। दैट्स अ वेरी रेयर फैक्ट। यस, इट्स अ वेरी रेयर फैक्ट। और वही जो कोड ऑफ जेंटू लॉ है ना, वही कहीं ना कहीं हिंदू लॉ का फॉर्म है, जो आज हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जो लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। लॉ स्कूल में है ना, लॉ स्कूल में प्रॉपर एक सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट है हिंदू लॉ। उस हिंदू लॉ में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमने वहीं से उठाई, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, नर स्मृति, हाँ जो हमारे धर्मशास्त्र हैं बिल्कुल। उनमें और से। धर्मशास्त्रों को फिर उन कुछ तो अपने हिसाब से चेंज करेंगे, टाइम का जी। डिमांड होता है, लेकिन जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो वहीं का वहीं, वो वैसा का वैसा ही है।
तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में रूल है, दैट रूल तो खैर नहीं बोलूँगा, बट एक बात थोड़ी और जान लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। पहली बात तो आप एक कंपनी बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? इंग्लैंड में, लंदन में। नाम क्या रख रहे हैं आप उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी। आप मेरे देश को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जी। फ्रांस ने ही बनाई है, फ्रांस ने फ्रेंच भाषा में अपनी कंपनी का नाम रखा, लेकिन उसमें इंडिया है। डेनमार्क ने बनाया, अगेन उसमें भी इंडिया उसमें भी है। इंडिया का नाम है। इंडोनेशिया नाम का कंट्री, जो हमारे भाषा में उसका नाम कुछ और था, स्वर्णद्वीप या कुछ ऐसा कुछ द्वीप बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हमारे हिसाब से उससे कुछ और द्वीप का नाम देते थे। इन लोगों ने उसको इंडोनेशिया कह दिया। भारत से इंस्पायर हो इंडो गए। शब्द दुनिया में आपको हर जगह मिल जाएगा। जी। इंडियानापोलिस, यानी कि वो अमेरिका में भी वो शब्द चलता है। इंडिया इंडिया को आप लव करें चाहे हेट करें, बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। जी। शुरू से है ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन है, द कंपनी वाज फॉर्म्ड ऑन 31st ऑफ दिसंबर सन 1600। मुझे डेट याद है, 31 दिसंबर सन 1600 को इस कंपनी का जन्म होता है, एंड बाय द रॉयल चार्टर, यानी कि अंग्रेज के किंग एंड क्वीन, द जी। मोनार्की ऑफ इंग्लैंड, ये परमिशन दे रहे हैं कि आप इस कंपनी को फॉर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस टू मेक सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द ट्रेड इन इंडीज मतलब हम। अच्छा, हाँ। उस टाइम भारत तो पार्टीशन भी नहीं है ना, तो वी वर नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंटायर इंडिया आज का, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, नेपाल, जी। इस पूरे इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। बाद में अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे सब अलग अलग एंटिटीज बनते चले गए, पर इतना कुछ होने के बाद भी वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लानट। जी। इतना कुछ होने के बाद भी वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लानट। एंड आबादी में तो ऑफ कोर्स यू नो, हम आज भी ना आबादी में तो चाइना को पीछे 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 कर दिया हमने। खैर, जी। तो ये होगा क्या, सन 1600 में ये कंपनी बनेगी। उस वक्त यहाँ पे मुगल्स का शासन है, हम्म। जहांगीर रूल कर रहा है। द मुगल एम्पर जहांगीर वॉज रूलिंग। तो कंपनी भारत आएगी, जहांगीर के पास जाएगी कोर्ट में, उन्हें गिफ्ट्स देगी, जहांगीर से परमिशन मांगी जाएगी कि हम आपके कंट्री में ट्रेड करना चाहें, एंड वी विल पे यू टैक्सेस। जहांगीर ने बोला ठीक है, पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर उनको परमिशन दे देता है। उस टाइम सोचा नहीं था किसी ने कि ये आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। दैट कंपनी ऑपरेटेड इन इंडिया फॉर 258 ईयर्स। बहुत लंबा टाइम फ्रेम है इस कंपनी का, 258 ईयर्स तक का इसका शासन है का। ये कंपनी बहुत पेशेंस रखेगी। ये जहांगीर को देखेगी, ये शाहजहां देखेगी, ये औरंगज़ेब देखेगी, ये शिवाजी देखेगी, ये सब कुछ देखेगी। जब भारत में कोई सेंट्रल पावर मौजूद नहीं रहेगी, आपस में लड़ लड़ के जब सब खत्म हो जाएंगे, तब कंपनी बोलेगी अब ये हमारा समय आ चुका है, वी शुड कॉन्कर दिस नेशन। और वो नेचर कॉन्कर कर लेगी। 2 बैटल्स हैं बड़े फेमस हिस्ट्री में, और जी। दोनों बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल बैटल्स हैं, जिसने भारत का इस्तकबाल यानी कि मुकद्दर रखा बदल के। बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। जी। अब दोनों का अलग अलग कहानी है, मैं उसमें फिलहाल नहीं जाऊंगा, पर यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका है। अब होगा क्या, अब अंग्रेज भारत को अपने हिसाब से चलाएंगे। नाउ दे आर काइंड ऑफ एलियन टू अस। भाषा बिल्कुल हमारी नहीं है, देखने में बिल्कुल हमारी तरह नहीं है, कल्चर बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है। तो अब उनको भी यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि वो यहाँ की भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। लेकिन अब उनको इस कंट्री, इतनी वेल्दी और प्रॉस्परस कंट्री पर रूल करना है इतने लंबे समय तक, तो वो क्या करेंगे, दे विल कोडिफाई द लॉज। दे विल कोडिफाई द लॉज। और लॉ को कोडिफाई करने की जो प्रक्रिया शुरू होगी, इट बिगैन फ्रॉम द ईयर 1833। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर है, लॉर्ड मैकॉले। बहुत फेमस नाम है, सब जानते हैं इस नाम को। जी। इस नाम को मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है इनके बारे में। लॉर्ड मैकॉले कौन थे? लॉर्ड मैकॉले भारत में आते हैं, एंड लॉर्ड मैकॉले वॉज अ विजनरी मैन। उन्होंने बहुत आगे तक देखा। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया हिंदुस्तान को, और ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, बहुत पढ़े लिखे हैं।
और वो अपने ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल लगाते हैं कुछ ड्राफ्ट करने में, और वो ड्राफ्ट निकल कर आया इन द ईयर 1860, द इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। ये लॉर्ड मैकॉले की देन है। जो हमारे आज देश में। यस। तो उस आईपीसी की वजह से फिर बाद में धीरे धीरे सीआरपीसी, उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक से बढ़कर एक लॉ सारे कोडिफाई बनते चले जाएंगे, एंड दे ऑल आर रिटन बाय ब्रिटिशर्स। हम आज भी लिटरली फॉलो करते हैं। मतलब कुछ yes, कुछ लॉज जो हैं वो अभी भी हम लोग फॉलो कुछ करते नहीं, हैं। सारे लॉ इन इट्स एंटायरिटी बिलोंग्स टू द ब्रिटिशर्स। वी आर रीडिंग दिस इन लॉ स्कूल्स। आप कभी देखिएगा एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, आईपीसी ऑफ 1860। अभी आईपीसी चेंज हुआ है, बट मैं उसको पढ़ रहा था, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। आपने उसमें बहुत सारे पोर्शन तो वही रखे हैं जो पहले से मौजूद थे, क्योंकि इन लोगों ने जड़ें इतनी गहरी बोई हुई है ना, अंग्रेज़ों ने, इसे काटना मुश्किल हो गया। जी। हमारा द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन्होंने चेंज किया, यूनिवर्सिटीज़ खोलते चले गए, गुरुकुल ख़त्म कर दिया, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी ये ख़त्म किया। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले का ये स्टेटमेंट है कि अगर भारत जैसे इतने महान समृद्ध राज्य को आपने अपने हिसाब से कैप्चर करके चलाना है ना, तो आप इसे बाय फोर्स नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। जस्ट किल द सेल्फ एस्टीम ऑफ दीज पीपल। इनको वहां मारो जहाँ इन्हें बहुत चोट लगती है, और वो है इनका द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इनको वहां मारो, इनको ये महसूस कराओ दैट वॉट एवर एंड विच एवर इज इंग्लिश इज सुपीरियर टू यू। अंग्रेज जो भी है ना तुमसे अच्छा है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारी भाषा, हमारे कस्टम्स, हमारे लॉ, इनफैक्ट हमारा रिलीजन, धर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिलीजन भी तुमसे अच्छा है। तो एक सेल्फ एस्टीम yes, मार दिया, फिर उसके मारा। बाद तो उठना मुश्किल हो गया। जी उठना में इतना आज भी उठे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आज भी उठने की। अभी भी हमारे सर के ऊपर वो बोझ है, अभी भी हम कॉलोनियल माइंडसेट दिमाग से बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं। यही वो रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिंदी में काम क्यों नहीं करता है। अ वेरी बिग क्वेश्चन टू एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिंदी में काम करने को मना कर देता है, क्यों बहस इंग्लिश में होती है कोर्ट्स में? क्यों हम हिंदी में लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं? या जो अगर लॉ का जो दायरा है, क्या वो, अगर हिंदी की बात करूं तो क्या वो छोटे कोर्ट तक सीमित रह गया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित है, पुलिस तक सीमित है। अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहां पर तो हिंदी को रेलिवेंस ही नहीं है। जी वो जजमेंट भी हिंदी में नहीं देते। कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट आज भी बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है। हमारे देश में लॉ रिफॉर्म्स की बेहद सख्त आवश्यकता है। परेशानी ये है, आप, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इतना सिंपल सी बात समझते क्यों नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अंग्रेज़ों ने जो लॉ कोडिफाई किए, उन्होंने अपने लिए किए थे, अपने फ़ायदे के लिए किए थे, कि ये हमारा एक गुलाम कंट्री है। इंडिया इसको इज अ कैसे कॉलोनी, चलाना है। इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत सारी थी, उनमें से हम भी एक थे। इसको आसानी से चलाने के लिए, कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम आसानी से चला सकें, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वो सारे लॉ कोडिफाई करके उसको चलाए। कोर्ट्स भी उसी हिसाब से बनाए गए। जी इनफैक्ट वो शब्द, वो नाम तो आज भी मिलता ही है ना हमको, बैरिस्टर। अब तक वी डोंट यूज दिस वर्ड एनी मोर, बैरिस्टर। पहले तो हाँ, बैरिस्टर ही पहले बोलते बहुत थे, यूज होता और था। बैरिस्टर तो उसको बोलते थे जो स्कॉटलैंड या ऑक्सफोर्ड या आयरलैंड से लॉ की डिग्री लेकर आएगा। जी गांधी जी ने भी ली, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ली, दे ऑल वर बैरिस्टर्स। जी खैर, बात यह है कि आप ये प्लीज़ सोच के देखिए कि एक गुलाम देश के लिए कोई लॉज बनाए गए हैं तो क्या वो हमारे फ़ायदे के लिए होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात है। हमको बहुत सख्त आवश्यकता है, हम अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से हम अपने खुद के लॉज बनाएं। पर हम वही कर रहे हैं, द कॉलोनियल लॉज, जी द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हाई कोर्ट उनका बनाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट, उसको पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे, वो उनका बनाया हुआ। और तो और भारतीय संविधान भी 80% कॉपीड है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट का। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को।
1935 में एक्ट आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्होंने कभी खुद की अपनी कंट्री के लिए कुछ इतना कभी लिखा नहीं है। दिस वाज द बिगेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ना पहले ना आज इतना बड़ा, इतना थिक एक पेपर पास हुआ, एक बिल पास होता है, उसको बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसका 70 to 80% आज भी, पहले तो सॉफ्टवेयर नहीं थे ना, आज तो प्लेगरिज्म के बहुत सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जी। आप डाल के देखिए वो बता देगा कि इट्स 70 to 80% कॉपीड। राज्यसभा, लोकसभा वहीं से निकलती है, जी। MPs MLAs वहीं से निकलते हैं, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहीं से निकलती है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने वो हमको सब कुछ दिया है जो आज भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेट फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट। पुलिस एक्ट, भारत की पुलिस जिस एक्ट से चल रही है वो 1861 की है। कैन यू इमेजिन? 2025 का दौर है, पुलिस चलती है 1861 के पुलिस एक्ट से। ये हाई टाइम है। मैं अपील करता हूँ राजनेताओं को, जो मुझे अगर सांसद कोई सुने, कोई विधायक सुने, या कोई लॉ का कोई व्यक्ति सुने, एक इतिहासकार की बात सुन लो कि प्लीज़ इसको चेंज करिए। आप भारतीय पुलिस के लिए एक अलग लॉ बनाइए, एक अलग एक्ट बनाइए जो 2025 के हिसाब से रेलिवेंट हो। हमें सख्त आवश्यकता है। आप पुराने कानून कब तक अपने सर पे लाद के चलेंगे? बदलिए। भारतीय कानून में भारत कहाँ है? सही। भारतीय कानून में भारत होना चाहिए। तो ये मेरा अपील है। जी। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने क्लैरिफाई किया कि हमारे पास धर्मशास्त्र जैसे बड़े बड़े लॉज की किताबें मौजूद हैं, और अभी वाला जो लॉ सिस्टम हमारा चल रहा है वो आप बता रहे हैं कि 80 to 90% जो है वो कॉपीड है ब्रिटिश लॉज से। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने धर्मशास्त्र को ही इंक्लूड करते? वो तो शायद उन लोगों के पास भी नहीं है अभी, तो उस चीज़ को हम इंक्लूड कर सकते थे शायद अपने लॉज में। ये काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा। देखिए, इस के बहुत सारे पहलू हैं। जी। पहली बात तो ये कि क्या हम अपने स्कूल्स या कॉलेज के कोर्स करिकुलम में क्या हम इन धर्मशास्त्रों को एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ना भी चाहिए, जी। क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा? अगर आपको एनालाइज करना है या डिफ्रेंशिएट करना है किसी दो लॉज को, तो धर्मशास्त्र को पढ़े बगैर आप इंग्लिश लॉज को कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो पहले अपने लॉज तो पढ़ें। जी। और सिर्फ धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं अभी बताया मैंने आपको कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी किताबें हमारे पास नहीं available। ना हो। सारी कहानी ये है कि हमको सबसे पहले तो वो पढ़ना है, पढ़ के हमको उसको एनालाइज करना है, फिर उसको आजकल के कंटेक्स्ट में, इन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में हमें उसको एनालाइज करके इम्प्लीमेंट वो कैसे हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा और करना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, भारतीय लॉ में भारत कहाँ है? अगर हम भारतीय हैं तो मुझे भारत दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा उसमें? जी। इतना कॉम्प्लेक्स लॉ को कर दिया है कि एक आम आदमी को तो लॉ की भाषा समझ में नहीं आती। अगर कोई नॉर्मल पढ़ेगा तो नहीं समझ पूरी पाएगा। जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाता है एक इंसान, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता उसको। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ वी आर द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, और इसकी संख्या है 50.2 मिलियन। हिंदी में बात करूँ तो ये 5 करोड़ से ऊपर की संख्या है। 5 करोड़ का मतलब ये है कि ये साउथ कोरिया की आबादी के बराबर है, जितने हमारे पेंडिंग केसेस हैं। जितने हमारे पेंडिंग केसेस हैं। क्यों? क्योंकि लॉ कमज़ोर है। लॉ इज़ वेरी वेरी वीक। और वैसे आपका मंच है, आपने मुझे इतना सुंदर मंच दिया है, तो मैं आपके मंच का फ़ायदा उठाते हुए एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। शायद हो सकता है किसी को ख़राब भी लगे, बट लग सकता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। जी। इस मॉडर्न परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि भारत में सबसे सड़ी गली इंस्टीट्यूशन जो है उसका नाम है न्यायपालिका। ये रिफॉर्म मांग रहा है, जी। ये टोटल ओवरहॉलिंग मांग रहा है। इतने पेंडिंग केसेस क्यों हो रहे हैं, कभी सोच के देखिए आप। अगर मैं मान के चलूँ कि चलिए एक परिवार में 4 लोग होते हैं, रफली ऑन एन एवरेज एक परिवार में 4 लोग होते हैं,
5 करोड़ पेंडिंग केसेस का मतलब है 20 करोड़ आदमी टेंशन में है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि उनका न्याय नहीं हुआ। यस, चप्पलें घिस जाती हैं, 2-2 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कानून कमज़ोर है। मैं कुछ दिन पहले एक जज साहब से मिला था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी ही इज़ अ सिटिंग जज, तो नाम लेना उचित नहीं होगा। उनसे मेरी पर्सनल बात हो रही थी। उनका साफ ये कहना था कि दिस कंट्री, मतलब इंडिया, भारत, दिस कंट्री रिक्वायर्स नंबर ऑफ कोर्ट्स। वी डोंट रिक्वायर लॉयर्स एनी मोर। हमें लॉयर की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया भर के जजेस की और दुनिया भर के कोर्ट रूम्स की आवश्यकता है। जी। और हमको उसके लिए अपना लॉ भी ठीक करना पड़ेगा। आप लॉ ठीक नहीं कर पाएंगे तो आप जस्टिस कैसे करेंगे? आप झूठी एफिडेविट्स पे कानून नहीं है, झूठी गवाही पे कानून नहीं है। 2-2 हज़ार रुपए में आधार, नकली वोटर कार्ड आराम से बन जाते हैं। जी। मार्केट ओपन है, सबको पता है, आंख से दिखता भी है। कानून नहीं है। देशद्रोह डिफाइन ठीक से आज तक नहीं हुआ। करप्शन के ऊपर कोई अच्छा कानून नहीं है। एंड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। किसी को भी नहीं पता। पेपर तो आप कराते हैं यूपीएससी का। आपको कंट्री में आईएएस आईपीएस चाहिए तो हर साल पेपर होता है उसका। लाखों बच्चे बैठते हैं और जो सबसे ज़्यादा मेरिट में बच्चा आएगा और जो सबसे ज़्यादा वो बुद्धिमान बच्चा होगा उसका सिलेक्शन होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो अधिकारी बनेगा। जज कहाँ से बन रहे हैं? हमें जज के नाम पे खाली एक चीज़ पता है, पीसीएस जुडिशरी, जो राज्य लेवल पर होता है। और मैंने ये भी देखा है, एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट, पीसीएस जे का बच्चा जो टॉपर है वो अगर 30-35 साल के सर्विस में ना अगर डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज भी बन जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है मुझे ये रिसर्च की का विषय है। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जज कैसे पहुंच रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज पहुंच भी रहे हैं तो उनका टेन्योर इतना कम क्यों होता है? अगर कोई चीफ जस्टिस बन रहा है तो वो साल या 18 महीने से ऊपर वो अपने कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहा है। उसके पीछे का क्या इतनी रीजन है? बड़ी कंट्री में, द कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ 31 जजेस, ये रेशो है। इसे कैसे ठीक करेंगे आप? क्या ये हमको ठीक नहीं करना चाहिए? ये जिम्मेदारी सांसद की है, ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो सिस्टम में बैठा है। आंख बंद करके कब तक बैठेंगे हम? लॉ रिफॉर्म करिए, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। बहुत सख्त आवश्यकता है लॉ रिफॉर्म करने की। मेरा मानना भी यही है कि शायद हम लोगों को धर्मशास्त्र की पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे लॉज में रिफॉर्म आए और हमें और ज़्यादा अच्छा एक लॉ सिस्टम मिल पाए। बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा, जानने को मिला कि आखिर लॉ है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, इंडिया में लॉ कहाँ से आया, उसके इतने बड़े बड़े ग्रंथों के बारे में आपने, धर्मशास्त्र के ग्रंथों के बारे में बताया और आपने रिफॉर्म्स भी बताया कि किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। और शायद कहीं ना कहीं आपकी मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि हाँ, लॉज में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन रिफॉर्म्स की, जिससे हमारा देश शायद आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पे हम कभी सोच भी नहीं सकते। अपने देश को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं हम लॉज में रिफॉर्म्स लाकर। तो मुझे सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली खबर में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।